राजा विक्रम खुश थे कि इस बार कहानी सुनकर भी उन्होंने बेताल को भागने नहीं दिया। बेताल खामोशी से उनके कंधे पर सवार था। अभी वे थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि अचानक बेताल पुनः बोला, सुनो विक्रम, तुम बड़ी लंबी मंजिल तय करोगे और थक जाओगे, इसलिए बेहतर यही है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ ताकि सफर भी कट जाए और थकावट भी महसूस ना हो। मेरी यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद व मनोरंजक है। देखो बेताल, अब तक तुम मेरे शिकंजे से छूटने की बहुत कोशिश कर चुके हो और हर बार विफल हो रहे हो। आखिर तुम मेरे साथ चुपचाप क्यों नहीं चलते? मैं बेताल हूँ, मैं चुप नहीं रह सकता, मगर तुम क्यों बोलते हो? मेरा सिर टुकड़े टुकड़े होने की बात कहकर तुम ही मुझे विश्वास देते हो, और फिर जहाँ सवाल न्याय अन्याय का हो वहाँ भला मैं कैसे खामोश रह सकता हूँ? फिर तो तुम मुझे उस योगी के पास ले जाने में सफल नहीं हो सकोगे। विक्रम, कहकर बेताल ने एक जोरदार कहकहा लगाया। विक्रम खामोश रहे। उन्होंने अपनी पकड़ और सख्त कर दी। अब तुम मेरी नई कहानी सुनो, कहकर बेताल बोला। एक समय की बात है कि पुण्यपुर नामक राज्य में राजा वीरभद्र शासन करता था। वह बड़ा ही न्यायशील, गुणवान और शक्तिशाली था। उसका सत्यमणि नामक एक मंत्री था। वह भी राजा की तरह गुणवान, निडर और सत्यवादी था। एक बार मंत्री का मन कुछ उचार सा हो गया तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ किसी तीर्थ स्थल पर जाकर मन को शांत करने का विचार किया। राजा ने भी उसे खुशी खुशी अनुमति दे दी। इस प्रकार मंत्री सत्यमणि को छुट्टी मिल गई। वह अपनी पत्नी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। उसने पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा की। एक दिन की बात है कि सत्यमणि घूमता फिरता समुद्र तट पर जा पहुंचा और वहीं ठहर गया। वह समुद्र की रेत पर लेटा आसमान का मनोरम नजारा देख रहा था। जहां पूर्ण चंद्रमा खिला था, उसकी शीतल किरणें समुद्र के जल पर बिखर ही रही थी, जिसके कारण पूरा समुद्र स्वर्णिम सा दिखाई दे रहा था। लगभग आधी रात के समय वहां उसे एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि समुद्र में से एक बहुत ही खूबसूरत वृक्ष उगता जा रहा है। वह वृक्ष जगमगाती रोशनी से नहा रहा था। उस पर हीरे मोती जुमरंद फल के रूप में उगकर अपनी आभा बिखेर रहे थे। वृक्ष की ऊपरी शाखा पर एक सर्व सुंदरी हाथों में वीणा लिए संगीत की मधुर लहरियां वातावरण में बिखेर रही थी। मंत्री सत्यमणि अपलक मंत्र मुग्ध सा उस दृश्य को निहार रहा था। यह किसी अलौकिक दृश्य से कम नहीं था। इस दिव्य चमत्कार को देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे ऐसा लगा जैसे स्वर्ग के नंदन वन में घूमते हुए वह किसी अप्सरा के सामने जा पहुंचा हो। इस दृश्य को देखकर वह तुरंत अपने राज्य की ओर लौट पड़ा। राजा के पास पहुंचकर उसने कहा, महाराज, मैंने तीर्थ यात्रा में एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य? सत्यमणि ने राजा को बताया। महाराज, समुद्र तट पर मैंने एक ऐसा अलौकिक मंजर देखा कि अब तक आश्चर्यचकित हूँ। वहाँ मैंने समुद्र के बीचों बीच एक वृक्ष उगते देखा। समुद्र के वृक्ष? वीरभद्र चौंका। क्या कहते हो? हाँ महाराज, यह सत्य है, आगे सुनिए। कहते हुए सत्यमणि ने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा था वह सब सच सच राजा को बता दिया। सुनकर राजा भी विस्मित हो उठा। उसने पूछा, यह किस समय की घटना है सत्यमणि? उस समय लगभग आधी रात गुजर चुकी थी महाराज। बात थी ऐसी थी कि वीरभद्र अपनी उत्सुकता को न रोक सका। उसी समय उसने उस समुद्र तट पर जाने का निर्णय कर लिया और जब आधी रात के लगभग वह समुद्र तट पर उपस्थित था तो उसके सामने वैसा ही दृश्य उपस्थित हुआ जैसा कि सत्यमणि ने बताया था। इस दृश्य को देखकर राजा वीरभद्र तुरंत तय कर उस वृक्ष के पास पहुंचा और जैसे उसने सुंदरी को पकड़ना चाहा वैसे ही वह समुद्र में कूदकर भागने लगी। आखिर राजा ने उसका पीछा करके उसे पकड़ ही लिया और कहा, तुम कौन हो? किस लोक की परी हो? मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजा के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर उस सुंदरी ने कहा, हे राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते ही हैं तो आपको चतुर्दशी की रात तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुझे आपके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं।
आप जैसे गुणवान व शक्तिशाली राजा से विवाह करके मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगी। यह सुनकर राजा वीरभद्र ने सुंदरी से पूछा, चतुर्दशी की अंधेरी रात का यह क्या मामला है? सुंदरी ने कहा, आप खुद ही देख लेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें। राजा वीरभद्र उस पर ऐसा आसक्त हुआ कि चतुर्दशी की अंधेरी रात तक वह उसके साथ रहा। चतुर्दशी की अंधेरी रात को एक विशालकाय राक्षस वहां आया। आते ही उसने सुंदरी को अपनी बाहों पास में लेकर उसका आलिंगन करना चाहा। राजा उसकी इस हरकत को देख रहा था। उसको सुंदरी के साथ जबरदस्ती करते देखकर राजा ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और उस राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। राजा वीरभद्र की ललकार सुनकर वह तुरंत ही उस पर झपटा, लेकिन राजा ने अपनी दुधारी तलवार के एक ही वार से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार राक्षस की जीवन लीला समाप्त हो गई। यह देखकर वह सुंदरी बहुत प्रसन्न हुई और दौड़ते हुए राजा के पास आई और उसके गले में लिपट गई। हे सुंदरी, अब बताओ कि इस घटना का क्या रहस्य था? राजा की उत्कंठा को भांपकर सुंदरी ने कहा, हे राजन, हर चतुर्दशी की अंधेरी रात को मैं उस राक्षस के अधीन हो जाया करती थी। इस बात का मुझे शाप मिला हुआ था। राजा वीरभद्र ने पूछा, यह शाप तुम्हें किसने दिया? राजा के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर अश्रुपूरित नेत्रों से सुंदरी ने बताया, यह शाप किसी और ने नहीं बल्कि मेरे पिता ने ही मुझे दिया था। राजन, मैं गंधर्व विद्याधर की पुत्री हूँ। मैं प्रतिदिन अपने पिताश्री के साथ ही भोजन किया करती थी। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए मुझे भोजन का समय याद न रहा, जिसके कारण पिताश्री को अकेले ही भोजन करना पड़ा। और जब मैं खेल के बाद घर पहुंची तो मेरे पिताश्री ने मुझे श्राप दे दिया कि हर चतुर्दशी की अंधेरी रात को तू एक दैत्य के वश में हुआ करेगी। इस शाप को सुनकर मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई। उन्होंने शाप तो दे दिया, लेकिन बाद में उन्हें पछताना भी पड़ा। फिर कुछ देर बाद जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने मुझ पर कृपा करके एक वरदान भी दिया कि कोई वीर पुरुष आकर तुझे उस दैत्य के चंगुल से मुक्ति दिलाएगा। और उस दिन से आज तक मैं हर रोज समुद्र में से निकलकर कल्प वृक्ष के ऊपर बैठकर किसी वीर राजपुरुष के आने की प्रतीक्षा किया करती थी कि कोई वीर राजपुरुष मुझे इस राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। राजा वीरभद्र उसकी आपबीती सुनकर उसे अपने राजमहल में ले आए और पत्नी के रूप में अपनाकर उसके साथ काम क्रीड़ा में मगन हो गए। महामंत्री सत्यमणि ने जैसे ही यह सब देखा सुना तो उसके मुंह से एक आह निकली और वह उसी समय स्वर्ग से धार गया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने कहा, विक्रम, अब तुम्हें बताना है कि मंत्री को ऐसा क्या दुख हुआ कि उसका कलेजा फट गया और वह स्वर्ग से धार गया। विक्रम ने कहा, सुनो बेताल, मंत्री को दुख इस बात का हुआ कि यदि वह हिम्मत से काम लेता तो आज वह सुंदरी उसकी पत्नी होती। आखिर वह भी तो एक वीर राजपुरुष था, मगर उसने इसकी चर्चा राजा से कर दी। बस अपनी गलती पर पछताते हुए ही सदमे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। विक्रम के उत्तर से संतुष्ट होकर बेताल ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा विक्रम, लेकिन तुम हर बार की तरह फिर चूक गए। तुम्हें वही पुरानी शर्त तो याद होगी ना? तुम बीच में बोल पड़े, अब मैं जा रहा हूँ विक्रम। यह कहकर बेताल विक्रम की पीठ से आकाश में ऊपर की ओर उठता चला गया और हवा में तैरता हुआ फिर शमशान भूमि की ओर चल दिया। विक्रम बेताल के पीछे पीछे तलवार लिए दौड़े जा रहे थे। आज की वीडियो में बस इतनी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।